Good morning, students. Welcome to Bright Mathematics classes. So students, हमने लास्ट वीडियो में बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था मैं हिंदी से ही स्टार्ट करूँगी। तो आज हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। ओके, हिंदी में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनमें एक टॉपिक गद्यांश भी है। स्टूडेंट, मैंने ये गद्यांश का टॉपिक सबसे पहले इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। हमें इजी चीज़ें पहले करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे दो फ़ायदा होता है। एक तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इजी है, और सेकंड, अगर आपका टॉपिक कंप्लीट रहेगा तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, हम लोग ये पढ़ सकते हैं, हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये बीएड का पूरा सिलेबस क्लास 6 से क्लास 10 तक के बेसिस पर डिपेंड करता है। तो आई होप अगर आप में से किसी को क्लास 6 से 10 तक की थोड़ी बहुत भी चीज़ें याद होगी तो आप लोग ये गद्यांश काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ईजी होता है। असल खेल तो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। सो खैर, आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें हम लोग वैसे मेरे पास 19 या 20 गद्यांश हैं। फ़िलहाल हम लोग इसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स, मैं ये गद्यांश जो है ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे 19 या 20 जो मेरे पास है, इसके मैं आपको टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में वैसे तो कोई नया गद्यांश मिलेगा, बट आपको अगर प्रैक्टिस रहेगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर में क्या लिखा है। सबसे पहले ब्लैक में, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि हिंदी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ सुथरा और लंबा चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके कांटों और कंकड़ों को दूर किया, उसके दोनों ओर सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर उसमें मनोरम फल फूलों के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंद पूर्वक चलकर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान तक पहुंच सके। यद्यपि भारतेंदु जी अपने लगाए हुए वृक्षों को फल फूलों से लदा न देख सकें, फिर भी हमको ये कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा कि वे जीवन के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है, उसके मूल कारण भारतेंदु जी हैं। उन्होंने ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। ओके स्टूडेंट्स, अब गद्यांशों में एक बात होती है, आप अगर इसे एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें करना क्या होता है, पहले एक बार गद्यांश को रीड कीजिए एकदम जल्दी से, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिए, मतलब क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके ऑप्शंस को भी पढ़िए। ओके, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना हर क्वेश्चन में, इसी में से एक सही आंसर है। करना क्या है, पहले पूरे गद्यांश को एक बार पढ़ना है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को उनके ऑप्शंस के साथ पढ़ना है। अब ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठ चुका है लेकिन गद्यांश अभी नहीं बैठा है। अब आपको दोबारा गद्यांश पढ़ना है और सीरियसली पढ़ना है, तो आप लोग 2 बार पढ़िएगा, ठीक है। एक बार पहले गद्यांश, फिर क्वेश्चंस और फिर से गद्यांश। आप लोग वीडियो रोककर 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको गद्यांश में लिखी एक एक बात समझ में आ जाए। फिलहाल हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु के जीवन का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन पहला है देश का विकास करना, ऑप्शन सेकंड है मार्ग को साफ करना, थर्ड है हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति, और फोर्थ है भारतीय संस्कृति का विकास। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग के 2 लाइन में तो ये फल फूल साफ सुथरा सड़क ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बाय वर्ड यूज़ हुआ है। ओके, आप देखिए सेकंड लास्ट लाइन में देखिए लिखा है हिंदी भाषा और साहित्य में जो उन्नति आज दिखाई पड़ रही है,
उसके मूल कारण भारतेंदु जी हैं और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को रोपित करने का श्रेय प्राप्त है। ये असल में हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति। ओके, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कम से कम 2 बार गद्यांश पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने न्यू मतलब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या आपको पिछली बार का पढ़ा याद नहीं है जब आपने 8, 9, 10th में पढ़ा हो, तो आप क्या कीजिएगा, अभी प्रैक्टिस के दौरान एटलीस्ट 3 बार गद्यांश ज़रूर पढ़िएगा। बट जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भी कम से कम 2 बार पढ़िएगा, क्योंकि गद्यांश 2 बार पढ़ने की चीज़ है, एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु ने अपने जीवन में क्या किया? पहला ऑप्शन, फल फूल के वृक्ष लगाए। ऑप्शन सेकंड, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए। थर्ड है, रास्तों को सुंदर बनाया। एंड फोर्थ है, भारतीयों को आनंद प्रदान करने का प्रयास किया। स्टूडेंट्स, हमने जो गद्यांश पढ़ा उससे एक ही बात समझ में आती है कि ये जो भारतेंदु जी हैं, इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बहुत अधिक सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट कि हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं। जैसे हमने किसी पार्क में फूल लगाए, फल फूल के पेड़ लगाए, सुंदर सुंदर क्यारियाँ लगाई, हमने उसमें फव्वारे लगाए, झरने लगाए, बहुत कुछ लगाए। तो ये एक उदाहरण हुआ बोलने का, ठीक है। ऐसा एग्जैक्टली कुछ नहीं किया था उन्होंने हिंदी भाषा को और हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति के बीज बोए। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है? पहला है मार्ग की रुकावटें। दूसरा है ऑप्शन पौधों के कांटे और रास्ते का कंकड़। नेक्स्ट है आसपास फैली गंदगी। और लास्ट है मन के बुरे भाव। तो आंसर हो जाएगा मार्ग की रुकावटें। ओके, अब है फोर्थ, मनोरम का अर्थ क्या है? पहला है दूर दूर तक। ऑप्शन दूसरा विभिन्न आकारों का। तीसरा है बड़े बड़े। और लास्ट है मन को रमाने वाला। तो स्टूडेंट्स, मनोरम का अर्थ होता है मन को रमाने वाला, यानी जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें हमारे मन को भाती हैं, अच्छी लगती हैं, उसे कहते हैं मनोरम। लास्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, है ना। पहला है भारतेंदु के जीवन का लक्ष्य। सेकंड, देश की उन्नति। लास्ट है थर्ड है आनंद प्राप्ति। और लास्ट है सुंदर भारत देश। तो आंसर है भारतेंदु के जीवन का लक्ष्य। ये मैंने टिक लगा दिया था, लेकिन लास्ट में देखिए आपको आंसर दिया गया है। उत्तर फर्स्ट का है ग, सेकंड का ख, थर्ड का क, फोर्थ का घ और फिफ्थ का क। ओके, ये हो गया हमारा पहला गद्यांश। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश खुद से भी कीजिएगा और एटलीस्ट 3 बार गद्यांश पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 3 बार में ना समझ में आए तो 4 या 5 बार पढ़िएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, चलिए गद्यांश सेकंड पढ़ते हैं इसे। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया गद्यांश। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके इस गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गद्यांश तो हमने पढ़ लिया, अब आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश का, गांधीवाद का आधार है, यानी गांधीवाद का आधार क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, राजनीतिक, आध्यात्म और सांप्रदायिकता। सेकंड है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व। नेक्स्ट है जनसेवा और अध्यात्म। और लास्ट है ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता। तो आंसर होगा ख, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व।
ठीक है, हमने पीछे पढ़ा भी है। इसीलिए स्टूडेंट्स अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार में प्रचलित सारे वाद सीमित हैं। पहला है धर्म तक, दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र तक, तीसरा है सांप्रदायिकता तक, नेक्स्ट है आत्मा तक। इसका आंसर होगा राजनीतिक क्षेत्र तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ऑप्शन फर्स्ट जनसेवा करते हुए, ऑप्शन सेकंड ईश्वर की भक्ति करते हुए, थर्ड राजनीति करते हुए, एंड फोर्थ सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए। तो गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया था सांप्रदायिकता की समस्या को हल करने के लिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब हम लोग स्कूल में स्पीच देते हैं या हमें स्कूल में बताया जाता है तो हमें यही बताया जाता है, हमने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आध्यात्मिक शब्द में प्रत्यय का सही विकल्प है। ओके, पहला है अध्यात्म प्लस इक, दूसरा है अध्यात्म जोड़ इक, तीसरा है आ जोड़ ध्यात्मिक, और लास्ट है आध्या जोड़ त्मिक। तो आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग संधि विच्छेद समास विग्रह अलंकार ये सब पढ़ेंगे तो आपको गद्यांश में मिली बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको ये संधि विच्छेद समास ये सबसे पता चलेगा, और हमने पिछले वाले गद्यांश में जो पढ़ा वो फल फूल लगाएं, क्यारियाँ लगाई है ना, ये सब वो सब अलंकार में आता है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना। ओके, खैर हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते। आइए क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। पहला है राजनीति और सांप्रदायिकता, सेकंड है गांधी जी, नेक्स्ट है गांधीवाद और राजनीति, और लास्ट है गांधी जी के विचार। तो आंसर होगा गांधीवाद और राजनीति। ओके आंसर स्टूडेंट्स, ये देखिए नीचे आपको आंसर भी दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। मैंने इजी हो इसलिए वजह से मैंने टिक लगा दिया था पहले ही। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर गद्यांश 3 पर। मैं भी बहुत दिन के बाद समझ के हिंदी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मेरे मुंह से बार बार इंग्लिश के वर्ड्स निकल रहे हैं। ओके, टंग ऑफ स्लिप नहीं, स्लिप ऑफ टंग, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए गद्यांश 3 है, संसार के विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, रूस तथा जर्मनी आदि समृद्धशाली कैसे बने? निश्चय ही कठोर परिश्रम द्वारा। जिस राष्ट्र के लोग दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम पूर्वक कर्म में लीन हैं, उनकी उन्नति तथा प्रगति अवश्यंभावी है। परिश्रमी व्यक्ति विश्वासपूर्वक मार्ग की बाधाओं को हटाता हुआ निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। जो परिश्रम से जी चुराता है वो सदा दीनहीन ही बना रहता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता के पीछे कठिन परिश्रम ही रहा है, चाहे न्यूटन और रमन जैसे वैज्ञानिक हो, या शेक्सपियर और टैगोर जैसे कवि, रॉकफेलर और बिरला जैसे व्यापारी हों, या लिंकन और गांधी जैसे जननेता। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में कठोर संघर्ष तथा अथक परिश्रम किया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमें क्या करना था, हमें 6 से 12 तक सीरियसली पढ़ाई करनी थी। अगर आपने की होती तो आपको आज बीएड का सिलेबस इतना टफ नहीं लगता। ओके, इस गद्यांश में भी हमें यही बता रहा है कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स हो तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकसित होने का मूल रहस्य क्या है? कठोर परिश्रम, दृढ़ संकल्प, मार्ग की बाधाओं को दूर करना, या फिर विश्वास। तो आंसर हो जाएगा कठोर परिश्रम। सेकंड क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है। पहला है लक्ष्य प्राप्ति के विचार करने में, दूसरा है संकल्प करने में, तीसरा है महान बनने का सपना संजोने में, और लास्ट ऑप्शन है महान और समृद्धशाली बनने में। तो स्टूडेंट्स, कठोर परिश्रम से हमें सीधे सफलता मिलती है महान और समृद्धशाली बनने में, क्योंकि संकल्प तो हम पहले लेते हैं, संकल्प लेने के बाद ही हम लोग कठोर परिश्रम शुरू करते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट है, जो परिश्रम से जी चुराता है वो सदा दीनहीन ही बना रहता है। इस बात से क्या तात्पर्य है? पहला, परिश्रम न करने से हीन भावना आती है,
दूसरा, परिश्रम न करने वाला कभी सफल नहीं होता और गरीबी भरा जीवन गुजारता है। थर्ड है, मेहनत से काम न करने वाले गरीब बने रहते हैं। और फोर्थ है, परिश्रम से जी चुराने पर सफलता नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ख। परिश्रम न करने वाला कभी सफल नहीं होता और गरीबी भरा जीवन गुजारता है। क्वेश्चन फोर्थ है, दीनहीन में समास है। दीनहीन में कौन सा समास है, हमें ये पता करना है। ओके, स्लाइड यहाँ पर ख़त्म होती है। चलिए, दीन से हीन है जो, कर्मधारय समास। सेकंड, दीनता की हद तक हीन है जो, कर्मधारय समास। थर्ड है, दीन और हीन, द्वंद्व समास। और फोर्थ है, दीनता से हीन, तत्पुरुष समास। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा दीन और हीन, द्वंद्व समास, ऑप्शन ग। स्टूडेंट्स, आपको आपके बीएड के सिलेबस में समास भी पढ़ना है, खैर वो अगले चैप्टर में होगा। चलिए पहले गद्यांश को आगे बढ़ाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। पहला, विकसित देश का रहस्य। दूसरा, लक्ष्य प्राप्ति। तीसरा, महापुरुष और परिश्रम। और लास्ट, परिश्रम का महत्व। तो आंसर हो जाएगा परिश्रम का महत्व। स्टूडेंट्स, आंसर है, आप मैच कर लीजिए। ओके, चलिए अब चलते हैं फोर्थ गद्यांश पर। गंगा का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। ये प्रदेश अधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है, जिसका श्रेय गंगा को ही है। इन राज्यों में कृषि उपज से संबंधित तथा कृषि पर आधारित अनेक उद्योग धंधे भी फैले हुए हैं, जिनसे लाखों लोगों की जीविका तो चलती ही है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी होती है। पेयजल भी गंगा तथा उसकी नहरों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर तथा रेगिस्तान होता। इसलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत आदि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। भारत के अनेक तीर्थ गंगा के किनारे पर ही स्थित हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग इसे वीडियो यहाँ पर पॉज करके 2 या 3 बार इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। भारत के मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि पहला, गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। दूसरा, गंगा यहाँ से होकर गुजरती है। तीसरा, यहाँ के लोगों को पेयजल गंगा देती है। और चौथा है, गंगा यहाँ की पवित्र नदी है। तो स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट और सेकंड लाइन को रीड कीजिए दोबारा। गंगा का हमारे देश के लिए बहुत अधिक महत्व है। गंगा नदी भारत के 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। यह है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। भारत के इस मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। सेकंड, गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ गंगा केवल नदी है। सेकंड, गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। थर्ड, गंगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का साधन है। और लास्ट, गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो स्टूडेंट्स, ये टिक मैं लगाना शायद भूल गई या मुझसे छूट गया होगा। आप देखिए सेकंड का ऑप्शन है ख, नीचे दिया हुआ है। ओके, आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि यहाँ देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड लाइन से रीड कीजिए लास्ट से। ये प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ, संपन्न तथा हरा भरा है, जिसका श्रेय गंगा को ही जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ऑप्शन बी, गंगा के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ है। ओके, अब आइए क्वेश्चन थर्ड पर। गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कैसे है? ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि अनेक तीर्थ गंगा के किनारे स्थित हैं। सेकंड, क्योंकि गंगा लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। थर्ड, क्योंकि गंगा 3 राज्यों से होकर गुजरती है। और फोर्थ है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है।
तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए पहला क्या है, उपजाऊ के विलोम का समानार्थी है। पहला है रेगिस्तान, दूसरा उपजहीन, तीसरा बंजर और चौथा अनुपजाऊ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। उपजाऊ के विलोम का समानार्थी पूछ रहा है, यानी उपजाऊ का पहले तो हमें विलोम ढूंढना है और उस विलोम का समानार्थी। तो उपजाऊ का विलोम, उपजाऊ मतलब हो गया, उपजाऊ मतलब क्या हुआ, अनुपजाऊ, ठीक है। विलोम उपजाऊ का, उपजाऊ वो ज़मीन होती है जहाँ पर अच्छे से खेती होती है, तो उसका आपको विलोम शब्द अनुपजाऊ भी हो जाएगा, बंजर भी हो जाएगा। अगर उपजाऊ का हम लोग विलोम शब्द अनुपजाऊ लेकर चलते हैं, तो अब हमें अनुपजाऊ का समानार्थी बताना है, तो वो हो जाएगा बंजर। ओके, चलिए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। पहला गंगा का महत्व, दूसरा गंगा, तीसरा गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग और चौथा पवित्र गंगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा का महत्व। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने सोचा था एक ही वीडियो में आपको पूरा 19 गद्यांश तक लेकर जाऊं, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, आप लोगों को वीडियो में ये लिखी हुई चीज़ें काफ़ी छोटी दिख रही होंगी। आई डोंट नो आपको दिख रही हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो स्लाइड में काफ़ी छोटी दिख रही है, तो इसलिए मैं वीडियो चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ये वीडियो एंड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, फ़ौरन मिलेगी। इसके बाद मैं दोबारा PDF बना के करती हूँ रिकॉर्ड। ओके, तो आपने 4 गद्यांश देखे हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।